So, hello guys, welcome to OTS. I am Ash Pidoria. Now, this lecture is in our continuing series for CUET examination, domain specific political science and international relations. तो ये जो लेक्चर है तीसरा लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशंस का. इसमें मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा जो लेक्चर 2 के बाद की है वो बताऊंगा. और CUET के लिए खासकर ये बनाया गया है, ऐसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि CUET के लिए आपका जो पूरा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का वो यहाँ इस चैनल पर पूरा कवर किया जाएगा. तो उसी के मुतालिक ये जो है वीडियो है उसी सीरीज में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब आप यहाँ पर कुछ टर्म्स देख पा रहे होंगे. इंडियाज रीजनल डिविजन्स इन द वर्ल्ड, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, नेवल पेट्रोलिंग, थूसीडाइड स्ट्रैप, जियो स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड बैलेंस ऑफ पावर. बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर. बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, ये बैलेंस ऑफ पावर है. ठीक है. तो ये कुछ जो शब्द हैं इनको मैं आपको डिफाइन करूंगा आज, क्योंकि ये बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस का. तो उसी के मुतालिक मैं ये सब आपको आज डिफाइन करूंगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टर्म, दैट इज इंडियाज रीजनल डिवीजन. अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में दुनिया को भारत किस नजरिए से देखता है, कितने डिविजन्स कर रखे हैं, तो वो मैं आपको आज पहले इस टर्म में बताऊंगा. तो हम शुरू करते हैं पैसिफिक ओशन में अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से. तो इंडिया जो है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा को एक ब्लॉक देखता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉक. ठीक. नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉक. इसके बाद जो है दूसरा ब्लॉक जो है वो है कैरेबियन ब्लॉक, कैरेबियन आइलैंड्स. तो उसको बोला जाता है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ब्लॉक. लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ब्लॉक. ये कैरेबियन जो आइलैंड्स है वो कहां से कहां तक है, मैक्सिको से लेके पनामा के बीच में जो भी आइलैंड्स हैं उनको कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं. और भारत उसको देखता है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ब्लॉक एक साथ में. ठीक है. अब थोड़ा सा इधर आते हैं यूरोप और अफ्रीका की साइड. पूरे अफ्रीका को देखा जाता है एक नजरिए से, दैट इज अफ्रीकन ब्लॉक. और यूरोप को दो भागों में बांटा गया है. यूरोप के जो नॉर्डिक देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और उनके ऊपर का जो आर्कटिक ओशन है उनके ऊपर, उसको अलग देखा जाता है. यूरोप को अलग देखा जाता है भारत के नजरिए से. सो वो है नॉर्डिक ब्लॉक और ये है यूरोपियन ब्लॉक. उसके बाद आता है मिडिल ईस्ट ब्लॉक. मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया जो हमारा है वो है मिडिल ईस्ट ब्लॉक. और उसके बाद जो है अपना साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक. ठीक है. मिडिल ईस्ट ब्लॉक, सेंट्रल एशियन ब्लॉक, साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक. साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक इंडिया का जाता है जापान तक. याद रखिएगा ये बात. साउथ ईस्ट ब्लॉक जो है इंडिया का वो जापान तक जाता है. ईस्ट नेशंस में काउंट नहीं होता है वैसे, लेकिन भारत के नजरिए से साउथ ईस्ट ब्लॉक जो है वो जापान तक जाता है. और जो एक रह गया है वो है ओशनिया ब्लॉक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वहां के जो आइलैंड्स हैं फिजी, टोंगा, समोआ, ये सब जो है वो आते हैं. तो ये है ओशनिया ब्लॉक. सो दुनिया के ये डिविजन्स हैं भारत के नजरिए से. नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉक, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन ब्लॉक,
अफ्रीकन ब्लॉक, नॉर्डिक एंड यूरोपियन ब्लॉक, मिडिल ईस्ट ब्लॉक, साउथ एशियन ब्लॉक, सेंट्रल एशियन एंड ओशिनिया। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस है, वो मैं आपको समय के साथ आगे बताऊंगा। अभी बेसिक के लिए इतना जान लीजिए आप, ताकि आपका जो है एक तरीके से मैं आगे बोलूं तो वो आपको समझ में आए, आपका बेस तैयार रहे। ठीक है, अब आते हैं अगले टर्म पे, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बहुत सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि नेवीज दुनिया की साथ में इकट्ठी होकर एक्सरसाइज करती हैं। मान लीजिए एक्यूविलिन है मालदीव्स के साथ, या संप्रीति है बांग्लादेश के साथ, या रेड फ्लैग है यूएसए के साथ, तो गरुण शक्ति है फ्रांस के साथ। तो ये अलग अलग है, सॉरी गरुण शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। तो ये अलग अलग है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों की जाती है वो बताता हूं। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नेवल एक्सरसाइजेस करी जाती है। वो 3 फैक्टर्स क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी, सिनर्जी एंड शोकेसिंग। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि आपस में सामंजस्य बैठा लो, दोनों नेवीज बैठा लेती हैं सामंजस्य आपस में, कि कल को कोई दिक्कत आती है अगर जो हम दोनों को अफेक्ट कर रही है, तो हम कैसे काम करेंगे, उसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है कि सोच और जो प्लानिंग है वो आपकी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिनर्जी। और ये भी इसी के मुताल्लिक होता है कि कल को मान लो कोई डिजास्टर आ जाए, मान लीजिए जापान है, जापान में सुनामी से हिट हो सकता है, इंडिया में सुनामी से हिट हो सकता है, तो ऐसा कुछ डिजास्टर आ जाए या कुछ और बात हो जाए तो हम एक साथ काम कर पाए, तो उसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी और सिनर्जी को अटेन करने के लिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। तीसरा टर्म है शोकेसिंग। शोकेसिंग क्यों? मान लीजिए इंडिया ने कुछ नेवी में इनोवेशन किया, या कोई नई जो है लेके आया वेपन, या कुछ नया एयरक्राफ्ट के लिए कुछ भी लेके आया, दुनिया को दिखाने के लिए वो दूसरे देश के साथ आप एक्सरसाइज करोगे, उसको शोकेस करोगे अपनी एक्सरसाइज के दौरान, ताकि वो उसको देखे, उसको समझे, उसको अच्छा लगे तो वो आपको ऑर्डर देगा, आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, उससे आपको जो है फॉरेन वो क्या कहना चाहिए आपको, डॉलर्स में पैसा आएगा, जो कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में काम आएगा। ठीक है, जो आपका जो फॉरेन रिजर्व है उसको भरेगा। तो ये है शोकेस। 3 चीजें हो गई, इंटरऑपरेबिलिटी, सिनर्जी एंड शोकेसिंग। इन ये 3 जो है ये मुख्य वजह है जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करने की। ठीक है, अब आते हैं अगले टर्म पे, नेवल पेट्रोलिंग। नेवल पेट्रोलिंग क्यों की जाती है ये बताऊंगा अब मैं। नेवल पेट्रोलिंग का एक जो मेन एम होता है वो होता है टू प्रोटेक्ट दी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, दैट इज SLOC बोलते हैं उसको, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेवल पेट्रोलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो आज जो ट्रेड होती है जितनी भी, वो पानी के रास्ते होती है ना, सस्ता पड़ता है, तो इस वजह से पानी के रास्ते ट्रेड प्रेफर करी जाती है, दुनिया भर में यही होता है। तो पानी के रास्तों में कुछ चोक पॉइंट्स हैं, जैसे गल्फ ऑफ हार्मज है, ठीक है, बबल बबल मानदेव स्ट्रेट है ना, या फिर स्टेट ऑफ मलक्का है। तो ये चोक पॉइंट्स हैं, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, जहां अगर किसी की नेवी या मान लीजिए जो पायलट्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, दुनिया की ट्रेड रुक सकती है ना। तो इन सब से लोहा लेने के लिए, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज रखने के लिए जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग करी जाती है। 2 देश आपस में मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो उसको टर्म दिया गया वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको जो है वो सही रख सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और ऐसा कुछ ना हो भविष्य में, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स सिस्टम ना हो। ट्रस्ट मी, अगर जॉइंट पेट्रोलिंग ठीक से नहीं हुई, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को कब्जा लिया गया पायलट्स के द्वारा, तो दुनिया रुक जाएगी, ट्रेड रुक जाएगी, दुनिया रुक जाएगी। इतनी जरूरी है जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग, है ना। मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट दी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू दी ट्रेड एंड कॉमर्स। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक भारत नेवी पर ज्यादा खर्च नहीं करता था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको समझ में आया कि जो ट्रेड हम करेंगे पानी से ही करेंगे, तब जाकर कुछ नेवी में जो है इनोवेशंस वगैरह करिएगा, जो इन सब पे ध्यान दिया गया है ना।
तो ये सीलियंस ऑफ कम्युनिकेशन की प्रोटेक्शन के लिए जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग करी जाती है। आप यही एग्जैक्ट टर्म लिखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, सीलियंस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है? मान लीजिए सऊदी से तेल लेते हैं आप, जिसमें आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, देन रेड सी से बाब अल मांदेब स्ट्रेट है, फिर आपका ये इंडियन ओशन में नीचे चोक पॉइंट है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो इन सब की वजह से ये करनी पड़ती है। अब आते हैं अगले टर्म पर जो कि है थूसीडाइड्स ट्रैप। ये बेसिकली एक टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में दिया जाता है। जब दो देश जो दोनों परस्पर बढ़ रहे हैं, तो एक देश ये चाहता है मैं बनूं सुपर पावर, दूसरा चाहता है मैं बनूं सुपर पावर, तो उन दोनों के बीच में इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती हैं, उन दोनों के बीच में क्योस पैदा हो जाता है, उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इस वजह से वो आपस में एक तरीके से एंटागोनिस्टिक हो जाती हैं एक दूसरे के, जो कि हॉट वॉर में मैनिफेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो है ट्रेड वॉर में या कहीं और तरीके से वहां मैनिफेस्ट होता है। तो तब हम कहते हैं कि ये दोनों देश जो हैं वो थूसीडाइड्स ट्रैप में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, भारत और चाइना, इंडिया और चाइना इस समय थूसीडाइड्स ट्रैप में फंसे हुए हैं, दोनों इनसिक्योर हैं एक दूसरे से। हालांकि इनसिक्योर चाइना ज्यादा है। भारत तो ये कहता है कि दुनिया में यूनिपोलरिटी नहीं होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है भारत, लेकिन चाइना की सोच है वो यूनिपोलर है कि सुपर पावर एक ही होगी और वो मैं हूंगा। तो चाइना की ये सोच है, तो चाइना इनसिक्योर है इंडिया से काफी ज्यादा, है ना। तो चाइना और इंडिया इस वजह से थूसीडाइड्स ट्रैप में फंसे हुए हैं। यूएसए और चाइना का थूसीडाइड्स ट्रैप में फंसे होने का एग्जांपल मिला था मैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, जब ट्रेड वॉर चालू की गई थी। तो ट्रेड वॉर वो था ना, जो वो थूसीडाइड्स ट्रैप का ही मैनिफेस्टेशन था आगे, है ना। तो समझ में आया होगा आपको ये थूसीडाइड्स ट्रैप। एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं, इंडिया चाइना और चाइना एंड यूएसए। आप जितने भी YouTube पे चैनल्स देखते होंगे, बहुत ही डेकोरेटेड YouTube चैनल्स जो बताते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, एक ने भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा भारत और चाइना के रिश्तों में कि थूसीडाइड्स ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप जब भी अपना आंसर लिखेंगे तो अगर शुरुआत ऐसे करेंगे कि इंडिया एंड चाइना आर इन अ सिचुएशन ऑफ थूसीडाइड्स ट्रैप विद ईच अदर, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप में डेप्थ है आंसर लिखने की। तो ये बहुत जरूरी टर्मिनोलॉजी है आईआर के लिए, जो वोकैबुलरी होती है ना स्पेसिफिक, ये उनमें से आती है, बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं सीयूईटी में कि थूसीडाइड्स ट्रैप का मतलब क्या होता है। नाउ अगला है इसमें जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक्स। इसमें फर्क क्या होता है? इससे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आईआर में स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है डिफेंस। कोई भी देश अगर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके डिफेंस पे फर्क डाल रहा है, तो वो आप देश आपके लिए जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी देश अपनी लोकेशन की वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जियो पॉलिटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आईआर में देखा है मैंने, बच्चे ऐसे जो भी सवाल आए ऐसे लिख देते हैं कि दिस एंड दिस कंट्री शेयर्स जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल, जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, हर किसी में ये डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर किसी में नहीं डालना होता, नंबर नहीं मिलते हैं ऐसे। तो जियो स्ट्रेटेजिक क्या होता है? कोई देश आपके डिफेंस के लिए जरूरी है तो जियो स्ट्रेटेजिक हो गया। जियो पॉलिटिकल, कोई देश अपनी ज्योग्राफी की वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिकल हो गया। जियो इकोनॉमिकल, कोई भी देश इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज हैं जिनको पकड़ के आपको अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन या अपना डेवलपमेंट करना है, वो जियो इकोनॉमिकल हो गया। और कोई भी ऐसा देश जो इन तीनों चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों चीजें लिख दी जाएंगी। कोई दो की वजह से इंपॉर्टेंट है तो दो चीजें लिखी जाएंगी। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए ईरान है, ईरान से आप तेल भी लेते थे, तो वो आपके लिए जियो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट हो गया। ईरान अपनी लोकेशन की वजह से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो ईरान आपके लिए जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी हो गया और जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट भी हो गया, क्योंकि डिफेंस का फैक्टर ईरान में क्या है, ईरान में आप रहेंगे तो आप अफगानिस्तान को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। तो ईरान इन तीनों वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कोई और देश मान लीजिए सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए उसके रिसोर्सेज की वजह से, तो वो सेंट्रल एशिया जियो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया के लिए, ठीक। ऐसे ही अफ्रीका के कुछ देश हैं, मान लीजिए अंगोला है, अंगोला से हम तेल लेते हैं, तो वो जियो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। मान लीजिए म्यांमार है, म्यांमार इज द गेटवे टू द एशियन, है ना, तो वो उसकी लोकेशन की वजह से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंडिया एंड म्यांमार शेयर जियो पॉलिटिकल रिलेशन, इंडिया एंड अंगोला शेयर जियो इकोनॉमिकल रिलेशन,
इंडिया एंड सेंट्रल एशिया शेयर जियो इकोनॉमिकल रिलेशन, इंडिया एंड ईरान शेयर जियो स्ट्रेटेजिक एज वेल एज जियो इकोनॉमिकल एज वेल एज जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया आपको, ये फर्क है इन तीनों में, है ना। नाउ अगला है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, मान लीजिए 4 देश हैं, ए बी सी एंड डी, ये 4 देश हैं। अब ए जो है सुपर पावर बन गया, ए ने अपनी पावर को ऑगमेंट कर लिया। अब बी सी और डी क्या करेंगे, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अलायंस बनाएंगे ताकि इसको इसके साथ कंट्रोल कर सके, इसके साथ बराबरी कर सके। यही होता है बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि पावर को बैलेंस करना। कोई भी ऐसा देश जहां हर देश इक्वल मुकाम पे खड़ा होगा, बराबरी पे खड़ा होगा, ये बहुत ही यूटोपियन सिचुएशन है। ऐसा इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी नहीं होता। हमेशा बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले से 1890 से लेके 1920 तक जो अलायंस फॉर्मेशन हुए थे ब्रिटेन, फ्रांस और इन सब में, वहां से शुरुआत हुई थी बैलेंस ऑफ पावर के मॉडल की। तो बैलेंस ऑफ पावर समझ में आ गया होगा आपको। एक देश अपनी पावर को ऑगमेंट कर रहा है, बाकी के देश इनसिक्योर हो गए हैं उससे, तो या तो वो खुद अपनी पावर बढ़ाएंगे या फिर अलायंस बनाएंगे। 2 रीजन है, खुद पावर बढ़ाएंगे या अलायंस बनाएंगे। दोनों ही केस में ऐसा भी क्यों कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर की फैक्टर की वजह से, है ना। अब अगर खुद बढ़ाते हैं पावर, मान लीजिए खुद बढ़ाते हैं पावर, तो मान लीजिए पहले बी ने पावर बढ़ाई अपनी, ए पावरफुल है, बी ने अपनी पावर बढ़ाई, तो ए को दिक्कत होगी कि ये बी अपनी पावर बढ़ा रहा है, तो ये फिर किस सिचुएशन में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे थूसीडाइड्स ट्रैप में। समझे आप लोग, थूसीडाइड्स ट्रैप जो है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर का ही एक फैक्टर आता है। थूसीडाइड्स ट्रैप में फंस जाएंगे दोनों लोग, इनसिक्योर हो जाएंगे एक दूसरे से, मैनिफेस्ट होगी इनसिक्योरिटी। कोल्ड वॉर में हो सकती है, ट्रेड वॉर में हो सकती है, कभी कभी हॉट वॉर में भी हो जाती है थूसीडाइड्स ट्रैप की वजह से। अब इंडिया का मैं बताता हूं, इंडिया के पास 2 ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, खुद की पावर बढ़ाए या फिर अलायंस बनाए। इंडिया अलायंस बनाता नहीं है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, इंडिया अलायंस नहीं बनाता है क्योंकि ना ही वो एनएसपी है ना, और ना ही वो अलायंस फॉर्मेशन पर यकीन रखता है। तो दूसरा फैक्टर करेगा, वो अपनी पावर बढ़ाएगा। अपनी पावर बढ़ाएगा इसका मतलब है कि इंडिया राइजिंग पावर वाली कैटेगरी में आएगा, राइजिंग पावर वाली कैटेगरी में आएगा। और इंडिया जब राइजिंग पावर वाली कैटेगरी में आएगा तो इसीलिए इंडिया और चाइना का थूसीडाइड्स ट्रैप का रिलेशनशिप बन रहा है। पिक्चर क्लियर हुई आपको, इसे कहते हैं कनेक्टिविटी। एक पॉइंट को कैसे जोड़ना है, मैट्रिक्स कैसे बनानी है, इसको कहते हैं, है ना। तो ये होगी बैलेंस ऑफ पावर की डेफिनेशन और बैलेंस ऑफ पावर का पूरा सिनेरियो। तो आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। आगे वाले टॉपिक्स मैं अगले वीडियोस में लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए। जय हिंद।